नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। महान भारतीयों के ऊपर जो हमने सीरीज की शुरुआत की थी, उसी श्रृंखला में अगले वीडियो के साथ हम प्रस्तुत हैं। अब तक आपने देखा कि हमने राजनीतिज्ञों की जीवनी पढ़ी, समाज सुधारकों की जीवनी पढ़ी। इस वीडियो के माध्यम से हम हिंदुस्तान में हुए कुछ चुनिंदा प्रसिद्ध वैज्ञानिकों की जीवनी को पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम जिस महान वैज्ञानिक की जीवनी पढ़ेंगे उनका नाम है डॉक्टर सर चंद्रशेखर वेंकट रमन। तो आइए शुरू करते हैं। भारतीय वैज्ञानिकों में सर वेंकट रमन का स्थान सबसे ऊंचा है। विज्ञान संसार में यथेष्ट ख्याति अर्जित कर लेने के पश्चात एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक की हैसियत से विदेशों की यात्रा करने वाले तथा विज्ञान कला में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले आप एकमात्र भारतीय हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान आरंभ करते समय उन्हें न तो किसी से प्रेरणा ही मिली और न ही किसी से सहायता ही प्राप्त हुई। अपने व्यक्तिगत परिश्रम, अध्यवसाय, उत्साह तथा असाधारण प्रतिभा के बल पर ही आज आप इतने महान वैज्ञानिक हो सके हैं। आपने अपनी अंतः प्रेरणा से ही विज्ञान साधना आरंभ की और स्वयं असाधारण महत्व के अनुसंधान तथा अन्वेषण करके संसार में भारतीय वैज्ञानिकों का मस्तक ऊंचा उठाया है। सर वेंकट रमन का जन्म 7 नवंबर 1888 को दक्षिण भारत के त्रिचनापल्ली नामक नगर में हुआ था। आपके पिता पंडित चंद्रशेखर अय्यर भौतिक विज्ञान के पंडित थे। बालक वेंकट रमन के जन्म के पश्चात वे त्रिचनापल्ली छोड़कर विजयपट्टनम चले गए और वहां के हिंदू कॉलेज में भौतिक विज्ञान के लेक्चरर नियुक्त हुए। यहां श्रीनिवास अयंगर से उनकी मित्रता हो गई, जो उक्त कॉलेज में अंग्रेजी के शिक्षक थे। इन दोनों विद्वानों के संरक्षण में बालक वेंकट रमन की शिक्षा आरंभ हुई। श्री अयंगर के संसर्ग से वेंकट रमन ने बहुत थोड़ी ही आयु में अंग्रेजी भाषा पर उल्लेखनीय अधिकार प्राप्त कर लिया। अपने पिता से उन्होंने विज्ञान प्रेम का पाठ सीखा। बाल्यकाल से ही गहन वैज्ञानिक विषयों में अभिरुचि रखने लगे। इस छोटी अवस्था में ही विज्ञान से उन्हें इतना मोह हो गया था कि उसके मुकाबले में अन्य विषयों को पढ़ने का अवकाश निकालना भी कठिन हो जाता। हाई स्कूल कक्षाओं में पहुंचकर बालक रमन ने विज्ञान के कई महत्वपूर्ण ग्रंथों को समाप्त कर डाला। 12 वर्ष की आयु में ही उन्होंने मैट्रिकुलेशन परीक्षा सम्मान पूर्वक पास की और 2 वर्ष पश्चात ही विश्वविद्यालय की एमए की परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होकर विश्वविद्यालय में अच्छा स्थान प्राप्त किया। एफए की परीक्षा पास करने के पश्चात आपने मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रवेश किया। आपकी असाधारण योग्यता एवं परिपक्व ज्ञान को देखकर कॉलेज के सभी प्रोफेसर आश्चर्यचकित रह गए। कॉलेज में आपने अपना विषय भौतिक विज्ञान ही रखा। अध्ययन के साथ साथ आप कॉलेज की प्रयोगशाला में मनचाहे प्रयोग भी करके देखने लगे। 1904 ईस्वी में वेंकट रमन ने विश्वविद्यालय की बीए परीक्षा बहुत सम्मान के साथ पास की। विश्वविद्यालय की ओर से आपको कई पारितोषिक और पदक प्रदान किए गए। बीए करने के पश्चात आपने प्रेसिडेंसी कॉलेज से ही भौतिक विज्ञान में एमए की परीक्षा पास की। इस परीक्षा से पूर्व ही आपने मौलिक अन्वेषण कार्य करने की क्षमता का अच्छा परिचय दिया था। परीक्षा पास करने के पूर्व ही आपके 2 लेख लंदन से प्रकाशित होने वाली प्रतिष्ठित वैज्ञानिक पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके थे। विद्यार्थी काल में ही वेंकट रमन ने वर्णपट मापक तथा शब्द विज्ञान पर 2 नवीन प्रयोगों की खोज करके संसार भर के वैज्ञानिकों को चकित कर दिया था। विश्वविख्यात वैज्ञानिक लॉर्ड रैले ने भी विद्यार्थी रमन की मुक्त कंठ से प्रशंसा की थी। विश्वविद्यालय में इतनी असाधारण योग्यता का परिचय देने के उपलक्ष्य में शिक्षा अधिकारियों ने श्री रमन को भौतिक विज्ञान का विशेष अध्ययन करने के लिए विलायत भेजने की सरकार से सिफारिश की। सरकार ने इसे सहर्ष स्वीकार भी कर लिया और छात्रवृत्ति देने की स्वीकृति भी दे दी, किंतु डॉक्टरों ने उनके शरीर और स्वास्थ्य को समुद्र यात्रा के अयोग्य बतलाया और वे विलायत न जा सके। वास्तव में श्री रमन बचपन से ही दुबले पतले और कमजोर शरीर के थे। विलायत न जा सकने पर श्री रमन को कोई निराशा न हुई। उन दिनों अधिकांश ऊंची सरकारी नौकरियों के लिए इंग्लैंड जाना अनिवार्य था। विज्ञान साधना में लगकर आजीविका उपार्जन करना भी संभव न था। केवल अर्थ विभाग ही की प्रतियोगिता परीक्षा में बिना विलायत गए सम्मिलित हुआ जा सकता था। अतः रमन ने उक्त परीक्षा देने का निश्चय कर लिया। इसके लिए आपको साहित्य, इतिहास, राजनीति
और संस्कृत जैसे सर्वथा नवीन विषयों का अध्ययन करना पड़ा, किंतु अपनी अनुपम योग्यता तथा कुशाग्र बुद्धि के कारण आप प्रतियोगिता परीक्षा में भी सर्वप्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। इस समय आपकी अवस्था 20 वर्ष की थी। परीक्षा के परिणाम के अनुसार भारत सरकार ने आपको अर्थ विभाग में डिप्टी अकाउंटेंट जनरल के उत्तरदायित्व पूर्ण पद पर नियुक्त किया। सरकारी पद पर नियुक्त होते ही आपका विवाह भी बहुत शीघ्र ही हो गया। 10 वर्ष तक श्री रमन भारतीय अर्थ विभाग के विभिन्न उच्च पदों पर कार्य करते रहे। थोड़ी आयु होते ही आपने अपने कर्तव्य तथा पद के उत्तरदायित्व को पूर्ण रूप से निभाया। सरकारी अफसरों ने आपके कार्य की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। अपने अफसरी काल में भी आप बराबर वैज्ञानिक अनुशीलन का कार्य करते रहते थे। अपने अफसरी काल में ही आप कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस यानी भारतीय विज्ञान परिषद के सदस्य बन गए। आपके सहयोग से एसोसिएशन की गणना संसार के प्रतिष्ठित वैज्ञानिक संस्थाओं में की जाने लगी। आपने एसोसिएशन की प्रयोगशाला में जो अनुसंधान कार्य किए उनके विवरण बुलेटिन के रूप में प्रकाशित किए जाने लगे। इससे एसोसिएशन की ख्याति भारत में ही नहीं समस्त संसार में फैल गई। एसोसिएशन के संपर्क से श्री रमन को भी यथेष्ट लाभ हुआ। एसोसिएशन को एक अच्छे वैज्ञानिक की आवश्यकता थी और रमन को एक संपन्न प्रयोगशाला की। बराबर 20 वर्ष तक श्री रमन इस एसोसिएशन को योग देते रहे और अपने नवीन अनुसंधानों द्वारा वैज्ञानिक जगत में नवीन आविष्कारों की अभिवृद्धि करते रहे। सन 1914 में सर आशुतोष मुखर्जी ने तारकनाथ पालित तथा डॉक्टर रास बिहारी घोष की सहायता से कलकत्ता में साइंस कॉलेज की स्थापना की और श्री रमन को उस कॉलेज में विज्ञान का आचार्य नियुक्त किया। श्री रमन सरकारी नौकरी को तिलांजलि देकर आचार्य पद पर सुशोभित हुए। 1917 से 1932 तक निरंतर 15 वर्ष तक कलकत्ता विश्वविद्यालय और साइंस एसोसिएशन के अनुसंधान कार्य का नेतृत्व करते रहे। इस बीच आपने जो महत्वपूर्ण कार्य किए उनसे आपकी कीर्ति संसार भर में फैल गई और साथ ही भारत का मुख भी उज्जवल हुआ। डॉक्टर रमन का सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक कार्य रमन प्रभाव की खोज है। इसकी गणना संसार के कुछ उत्कृष्ट वैज्ञानिक संधानों में की जाती है। रमन महोदय के इस कार्य को संसार भर के वैज्ञानिक बड़ी प्रतिष्ठा की दृष्टि से देखते हैं। अपने इस अनुसंधान द्वारा रमन ने यह सिद्ध किया कि प्रकाश का रंग परिक्षेपण के पश्चात बदल जाता है। शब्द विज्ञान के संबंध में आपने अनेक खोजपूर्ण बातों का सृष्टिकरण किया है। कोलाहल और बाह्य यंत्रों की ध्वनि एवं संगीत आदि के अध्ययन के लिए कई नवीन यंत्रों का आविष्कार किया। इसके अतिरिक्त इन संबंध में आपने जो कार्य किए उनमें सेंट पॉल गिरजाघर, कलकत्ता के विक्टोरिया मेमोरियल, पटना के खलिहान के उपांशुवादी गुंबदों का अध्ययन प्रमुख है। संसार भर में आप शब्द विज्ञान के प्रकांड विद्वान माने जाते हैं। प्रकाश और रंग के बारे में आपकी खोज महत्वपूर्ण है। आकाश में कोहरा और हल्के बादलों द्वारा बने हुए रंगीन किरीट और इंद्रधनुषों की व्याख्या इस विषय के उल्लेखनीय कार्य हैं। प्रकाश के आणविक विवर्तन संबंधी अन्वेषण से आपने सिद्ध कर दिया कि न केवल पारदर्शक द्रव्यों में प्रत्युत बर्फ और स्फटिक जैसे ठोस पारदर्शक पदार्थों में भी अणुओं की गति के कारण प्रकाश का परिक्षेपण होता है। परिक्षिप्त प्रकाश की तीव्रता और आचरण किसी द्रव्य अथवा वायव्य पदार्थ में अणुओं की संख्या का गिनना और उनकी गति का ज्ञान प्राप्त करना भी संभव है। इन अन्वेषणों के अतिरिक्त आचार्य रमन ने भौतिक विज्ञान की प्रायः प्रत्येक शाखा में अनेक महत्वपूर्ण अनुसंधान किए और सब में उन्हें आशातीत सफलता भी मिली। अपनी महत्वपूर्ण विज्ञान साधना और सेवाओं के लिए आपको संसार के सभी सभ्य देशों में यथेष्ट यश और सम्मान मिला है। 1922 में आप ऑक्सफोर्ड में होने वाली ब्रिटिश साम्राज्य के विश्वविद्यालयों की कांग्रेस में सम्मिलित हुए। 1924 में लंदन की विश्वविख्यात विज्ञान संस्था रॉयल सोसाइटी ने आपको अपना फेलो मनोनीत किया। 1928 में इटली की विज्ञान परिषद ने आपको मैथ्यूसी पदक प्रदान किया। 1924 में इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी के फेलो मनोनीत हुए। इसी वर्ष ब्रिटिश सरकार ने आपको सर की उपाधि से सम्मानित किया। 1930 में ब्यूरीज की फिजिकल सोसाइटी ने आपको अपना ऑनरेरी फेलो बनाया। इसी वर्ष रॉयल सोसाइटी की ओर से ह्यूजेस पदक से आपको सम्मानित किया गया।
इसके अतिरिक्त अनेक देशी और विदेशी विश्वविद्यालयों ने अपनी डिग्रियां देकर आपको सम्मानित किया। 1930 में रमन प्रभाव के आविष्कार के उपलक्ष्य में आपको भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिला। इस अवसर पर भारत में अत्यंत आनंद और हर्ष प्रकट किया गया था। सर वेंकटरमन ने अनेक बार विदेशों की यात्राएं की। लगभग सभी सभ्य देशों की वैज्ञानिक संस्थाओं ने आपको अपने देश में बुलाकर आपका विशेष सत्कार किया। संसार की बड़ी बड़ी वैज्ञानिक संस्थाओं के सम्मेलनों तथा अधिवेशनों में आपने भाग लिया है, जहां आपने एक विश्वविख्यात वैज्ञानिक के रूप में अपार यश प्राप्त किया। वहां भारत के गौरव को भी बढ़ाया है। आजकल आप कलकत्ता विश्वविद्यालय से अवकाश ग्रहण करने के पश्चात बेंगलोर की सुविख्यात इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में अनुसंधान कार्य का नेतृत्व कर रहे हैं। यह संस्था भारत की वैज्ञानिक संस्थाओं में अग्रगण्य है। 1932 से 1937 तक आप इस संस्था के डायरेक्टर भी रह चुके हैं। इस संस्था में भारत के विभिन्न प्रांतों के अनेक विद्यार्थी आपके नेतृत्व में अन्वेषण कार्य में संलग्न हैं। इतने महान वैज्ञानिक होते हुए भी सर वेंकटरमन की विनम्रता और सादगी में कोई अंतर नहीं आया है। आपकी साधारण, नियमित तथा संयम पूर्ण दिनचर्या अनुकरणीय है। आप अपना जीवन विशुद्ध भारतीय विद्वानों के समान सादगी से व्यतीत करते हैं और दिन रात विज्ञान साधना में एक तपस्वी की भांति रत रहते हैं। अभी देश को आपसे बहुत कुछ आशाएं हैं। धन्यवाद। देखिए, जो आखिरी लाइन है इससे भी स्पष्ट होता है कि जब ये पुस्तक लिखी गई, जब उनकी जीवनी लिखी गई, जो मैं पढ़ रहा हूं, तब तक वो जीवित थे, इसीलिए उन्हें ऐसा जीवित बताया गया है कि अभी आपसे बहुत आशाएं हैं। खैर, महान लोग महान ही होते हैं, वो जीवित हों या मर गए हों। इसमें जो कई बातें वैज्ञानिक तथ्य लिखे गए हैं, मेरा भी विज्ञान और मैथ से 36 का आंकड़ा रहा है हमेशा से, तो मुझे भी समझ में तो कुछ नहीं आया, लेकिन हाँ, एक वक्ता की तरह मैंने इसे पढ़ जरूर दिया। लेकिन इसमें जो साइंस की टर्मिनोलॉजी यूज हुई है और आगे भी कुछ वैज्ञानिकों की जो जीवनी पढ़ेंगे, यदि उसमें कुछ टर्म्स को मैं क्लियर ना समझ पाऊँ, ना डिलीवर कर पाऊँ, तो समझ जाइएगा कि थोड़े हाथ तंग हैं विज्ञान और मैथ्स में। लेकिन एक भाषा विज्ञान के तहत मैं अच्छे से ही पढ़ने की कोशिश करूंगा। चलिए, मुलाकात होगी अगले वीडियो में अन्य व्यक्तित्व के साथ। जय हिंद।